बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चाय की ललक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 10, चाय की ललक। हम सभी लोगों को देखा होगा कि घर में बड़े बुजुर्ग लोग चाय पीते हैं। चाय उनके लिए एक दवाई भी है। यदि समय पर उन्हें चाय न मिले तो कई लोग ऐसे हैं जिनके सर में दर्द हो जाता है, या उसके विपरीत कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सर दर्द हो रहा हो, उन्हें चाय पिला दो तो उनका सर दर्द ठीक हो जाता है। तो आइए इसी चाय के बारे में हम इस पाठ में पढ़ते हैं। जल जीवन है तो चाय स्फूर्तिदायिनी, अवसाद हरिणी, साक्षात संजीवनी। स्फूर्तिदायिनी अर्थात जो फुर्ती के लिए एक दवाई है, और अवसाद हरिणी मतलब बीमारियों को नाश करने वाली संजीवनी यानी दवाई है। चाय की एक प्याली ही शरीर की नस नस को जगाकर उसमें स्फूर्ति धारा से आंदोलित करने में सामर्थ्य रखती है। चाय के एक कप में वो शक्ति है जो एक मनुष्य की रग रग में जोश स्फूर्ति भर देती है। आधी से अधिक दुनिया इसका प्रतिदिन सेवन करती है। किसका? चाय का। देश के अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत चाय से ही करते हैं, परंतु ताज्जुब यानी आश्चर्य की बात है कि चाय के धनी भारत का नाम पहले चाय पियक्कड़ देशों में नहीं है। चाय आज दुनिया का सर्वाधिक प्रचलित पेय है। क्या है? चाय। सबसे ज्यादा दुनिया में पिए जाने वाला पेय पदार्थ जो है वह चाय है। आयरलैंड में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति सबसे अधिक कम चाय पी जाती है, जो कि 1390 कप अर्थात 3.16 किलोग्राम चाय की खपत है। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन, जहां प्रतिवर्ष औसतन 2.53 किलोग्राम प्रति निवासी चाय पीता है। तीसरे नंबर पर इससे 1130 कप चाय बनती है। तीसरे नंबर पर कुवैत है। कुवैत में हर साल 2.52 किलोग्राम प्रति व्यक्ति चाय खपत है। इस प्रकार यहाँ वार्षिक 1109 कप चाय हर आदमी पीता है। नवीन विश्लेषणों अर्थात नवीन खोजों से यह ज्ञात हुआ है कि चाय में बीमारी रोधक तत्व मौजूद है जो हमारे शरीर में उत्पन्न रेडिकल्स से जमकर लड़ते हैं। इन्हीं रेडिकल्स के चलते कैंसर या दिल की बीमारियां घेरती हैं। दूसरे, चाय पूर्णतः कुदरती पेय है। चाय जो है वह पूर्णतः प्राकृतिक पेय है। कृत्रिम रंग, कृत्रिम रसायन या कृत्रिम जायके का नामो निशान नहीं। चाय वनस्पति जगत की ही देन है। चाय के बागान होते हैं आसाम में, वहां पर चाय की पत्ती मिलती है। पत्तियों को सुखाकर चाय का निर्माण किया जाता है, अतः यह पूर्णतः प्राकृतिक है। भारत में चाय की लोकप्रियता इस सीमा तक है कि इसे हमारे राष्ट्रीय पेय भी कहा जाता है। किसे? चाय को। उठते बैठते सुबह शाम चाय की तलब के साथ नहीं छोड़ती। चाय हमें चाहिए ही होती है। चाहे हम सो के उठे हैं तो चाय चाहिए, शाम हो गई 4 बज गए, माँ चाय बना लीजिए, चाय तो हमें चाहिए ही चाहिए। लोग इसे स्फूर्तिदायक पेय तो मानते ही हैं, परंतु कुछ लोग यह भी मानते हैं कि गर्मा गर्म चाय पीना सर दर्द का अचूक इलाज है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
कि जिन्हें गर्म चाय, अदरक वाली चाय पिला दी जाए तो उनके सर दर्द में उन्हें राहत मिल जाती है। प्रारंभ में अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों में चाय की ललक जगाई थी। तब रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों सहित भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नारे लिखे गए, रोज चाय पियो, ज्यादा दिन जियो। और तब से अब तक का चाय का सफर कदम कदम पर ठहर कर चुस्कियां लेता है। चाय का सेवन आप कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। यह सभी जगह आपकी शोभा बढ़ाती है। चाय के जन्म और उत्पत्ति की कहानी कम रोचक नहीं है, इसकी उत्पत्ति की कहानी भी बहुत रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म नामक एक दाक्षिणात्य बौद्ध भिक्षु धर्म प्रचार के लिए भारत से चीन गया था। एक दिन ध्यान करते समय बौद्ध धर्म को आलस्य ने घेर लिया। आलस्यवश उसके नेत्र निमीलित होने लगे, अर्थात आंखें उसकी बंद होने लगी। यह देख उसे क्रोध आ गया कि उसने अपनी पलकें नोचकर फोड़ दी। जहां जहां पलकें गिरी वहां वहां पौधे उग आए। उसने उनकी पत्तियों का सेवन किया, जिससे वह पुनः स्वस्थ और ध्यानमग्न हो गया। ये पौधे ही चाय के पत्ते कहलाते। इस कथन की सच्चाई के विषय में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है, परंतु यह स्वीकार किया गया कि चाय का जन्म स्थान चीन है। चाय का जन्म स्थान क्या है? चाय का जन्म स्थान चीन है। आवश्यकता केवल आलस दूर कर स्फूर्ति प्राप्त करने की होती है और इस हेतु चाय अपनी जन्म और उत्पत्ति के विषय से दूर प्याले में उपलब्ध होती है। विश्व के विभिन्न भाषाओं में चाय का नाम चीनी भाषा की देन है। चाय एक चीनी शब्द है। पाश्चात्य जगत में चाय के लिए टी, टे आदि नाम से प्रयुक्त है, जो चीनी भाषा में फ्यूक्यूनी बोली से उत्पन्न हुई है। हिंदी तथा अन्य भाषाओं के अतिरिक्त रूसी भाषा में भी चाय के नाम इसी नाम से ही प्रभावित हैं। जिन दिनों चाय चीन के घर घर में व्यवहार की वस्तु बन गई थी, उन दिनों तक इंग्लैंड वासियों का इसका पता भी नहीं था। एक बार एक चीनी दूत इंग्लैंड की महारानी के दरबार में गया था। वहां उसने एक पैकेट चाय उन्हें भेंट की। कहते हैं महारानी ने चाय की पत्तियों को उबालकर पानी को तो फिकवा दिया और उन्हें मिलाकर रोटी के साथ खाया। इससे समझा जा सकता है कि इंग्लैंड वासी चाय के विषय में इतनी जानकारी नहीं रखते थे। इंग्लैंड को चाय के बारे में बहुत लेट पता चला। चीन के जब घर घर में चाय का बहुआयात रूप से सेवन किया जाता था, उस समय तक इंग्लैंड में चाय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चीन से ज़्यादा जापान पहुंची और वहां से यूरोप में कदम रखा। पहले जब चाय का यूरोप में प्रसार हुआ तब वह बहुत महंगा बिका करती थी। धीरे धीरे चाय के गुणों का प्रचार हुआ और लोगों में सम्मान पाते देख ईस्ट इंडिया कंपनी इसका व्यापार करने लग गई। ईस्ट इंडिया कंपनी वही है जिसने भारत में अपना राज्य किया। वह चाय को चीन और जावा से आयात कर इंग्लैंड में बेचने लगी। इस कंपनी ने चाय के व्यापार में बहुत धन बटोरा था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सन 1834 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1834 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की चीन से खटपट हो गई। तब चीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी
को चाय का निर्यात बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान चाय की खेती के ओर गया और चाय की पैदावार के लिए भारत के क्षेत्र को चुना गया और इस प्रकार वह भारत में प्रवेश कर गए। जब उन्होंने भारत को चुन लिया, भारत में चाय की खेती होने लगी। जब चाय की खेती होती थी तो लोग भारत में चाय को धीरे धीरे जानने लग गए। सन 1880 ईस्वी में चाय के कुछ पौधे कोलकाता में लगाए गए। सबसे पहले कहाँ लगाए गए? कोलकाता में लगाए गए। इसके पश्चात चाय की खेती हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में और असम के सादिया क्षेत्र में प्रवेश होने लगी। अनुकूल जमीन, अनुकूल वातावरण और अनुकूल जलवायु में चाय की खेती भारत में लहलहा उठी और असम तथा दार्जिलिंग में चाय हंस हंस कर उगने लग गई। आज विश्व भर में खपत होने वाली चाय का अधिकांश भाग भारत, श्रीलंका, चीन और जावा में उपलब्ध होता है। धरती में चाय का बीज बोया जाता है। चाय के बीज के लिए सख्त मिट्टी और नम वायु की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? सख्त मिट्टी और नम वायु की आवश्यकता होती है। चाय की पौधों पर लगे फूल सफेद रंग के होते हैं। अब ये चाय की पत्तों की जो विशेषताएं हैं वो बताई जा रही होती है, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। वैसे तो चाय के पौधे काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं, परंतु बार बार छटाई करने से 3-4 फीट से अधिक ऊंचे ये नहीं हो पाते। चाय के फूलों का रंग सफ़ेद होता है। इसके पौधे 3 से 4 फीट के होते हैं। जब पौधे 3 वर्ष के होते हैं तो इनकी पत्तियां चुन ली जाती हैं। कितने वर्ष के होते हैं पौधे? 3 वर्ष के होते हैं तो चाय की पत्तियों को तोड़ा जाता है। चाय की पत्तियों को चुनना सरल काम नहीं होता, यह भी बहुत मेहनत का काम है। इस कार्य में बड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पत्तियों और पौधों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इसके लिए चाय तोड़ने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षित भी किया जाता है, यानी उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। पत्तियां चुन चुन कर वे अपनी टोकरियों में डालते जाते हैं। जब टोकरियां भर जाती हैं तो उन्हें कारखानों में भेज दिया जाता है। कारखानों में पहुंचने पर पत्तियों को पहले सुखाया जाता है, फिर रोलर की सहायता से उनका चूर्ण बनाया जाता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद कोई वैज्ञानिक यंत्रों और क्रियाओं की मदद से चाय अपनी वर्तमान आकृति तक पहुंचती है। सबसे पहले उनकी पत्तियों को सुखाया जाता है, फिर रोलर से उसे पीस दिया जाता है, फिर मशीनों में डालकर उन्हें चाय की पत्ती के आकार दिया जाता है। चाय में सुगंध पैदा करने वाली पत्तियों के चूर्ण को सुगंधित पदार्थ भी डाले जाते हैं। इस प्रकार जब चाय बनकर तैयार हो जाती है तो छोटे छोटे डिब्बे और बड़ी बड़ी पेटियों में भरकर देश विदेश में बिक्री के लिए जाते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में सन 1868 में एक दुर्लभ दस्तावेज में चाय की तारीफ के पुल बांधे गए। लिखा कि चाय असमय आने वाली खुमारी को दूर करती है, सिर में लगी ठंड को दूर करती है और नजर तेज करती है। एक बार लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि अगर मुझे पानी के अलावा जिंदगी भर के लिए कोई अन्य पेय चुनना पड़े तो बेझिझक मैं चाय को ही चुनूंगा। उन्होंने चाय की तुलना पानी से कर दी कि पानी जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी जगह वो चाय पीना पसंद कर लेंगे। चाय का अधिक सेवन नुकसान भी पहुंचाता है। आमतौर पर लोग 3 से 8 कप चाय भी पी जाते हैं, परंतु डॉक्टरों की राय में ज़्यादा चाय पीने से भूख
मरती हैं, यकृत पर सूजन आ जाती है, आंतों में जलन जैसी तकलीफों का अंदेशा रहता है। देखा गया है कि चाय का आदी व्यक्ति इसके गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि निकोटीन की अधिक मात्रा दिमाग के लिए जहर होती है। सभी वस्तुओं के व्यवहार की एक सीमा होती है। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जित, अति कभी नहीं करनी चाहिए। सीमा से अधिक सेवन करने से वह वस्तु हानिकारक परिणाम देने लगती है। चाय भी उसी सीमा तक उपयोगी है जब तक सीमा के भीतर उसका उपयोग किया जाता है। यह सब तो लोगों के विवेक पर ही निर्भर करता है। तो आइए इस चाय की ललक के बाद में अब इस पाठ के शब्दार्थ को हम देखते हैं। अवसादहरणी अर्थात कमजोरी के समय में सहायक, सामर्थ्य अर्थात कुछ समय के लिए पर्याप्त, निमिलित अर्थात मुदे या बंद, सरलस अर्थात आलस्य रहित, व्युत्पन्न यानी उत्पन्न, संजीवनी अर्थात अमूल्य बूटी। अब है अभ्यास कार्य, जिसमें प्रथम है मौखिक प्रश्नोत्तर। क, चाय क्या होती है? चाय एक पेय पदार्थ होता है। ख, चाय की खेती कहाँ कहाँ होती है? चाय की खेती असम, कोलकाता और दार्जिलिंग में होती है। ग, चाय पीना किस रोग के लिए सही माना जाता है? चाय पीना सर दर्द के लिए सही माना जाता है। घ, चाय अधिक क्यों नहीं पीनी चाहिए? ज़्यादा चाय पीने से भूख मर जाना और यकृत पर सूजन जैसी बीमारियों का भी खतरा रहता है। अब है लिखित प्रश्नोत्तर में पहला क, भारतवर्ष में चाय की लोकप्रियता किन तथ्यों के साथ जुड़ी हुई है? भारतवर्षों में चाय की लोकप्रियता थकान दूर करना, सिर दर्द मिटाना, बीमारियों का इलाज जैसी तथ्यों के साथ में जुड़ी हुई है। ख, भारतवर्ष में चाय का प्रारंभ किस प्रकार हुआ माना जाता है? भारतवर्ष में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की चीन से व्यापार चाय का बंद हो गया, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के वातावरण और जलवायु को देखते हुए भारत में चाय की खेती करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने दार्जिलिंग, असम, हिमाचल जैसी जगहों पर चाय की खेती की और चाय का प्रारंभ हो गया। ग, विभिन्न देशों में चाय की खपत के विषय में आप क्या समझते हैं? चाय सबसे ज़्यादा आयरलैंड में प्रतिवर्ष पी जाती है, जो कि 1390 कप होती है, अर्थात 3.16 किलोग्राम चाय पी जाती है। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है और तीसरे नंबर पर चाय कुवैत में पी जाती है। अब है प्रश्न चौथा, चाय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई मानी जाती है? चाय की उत्पत्ति एक बौद्ध व्यक्ति किसी तपस्या के लिए चीन गया। वहाँ पर जब वह तपस्या कर रहा था तो उस समय उसकी आंखें बंद होने लगी। क्रोधवश उसने अपनी आंखें नोचकर फेंक डाली। जहाँ उसने आंखें नोचकर फेंकी वहाँ पर चाय की पेड़, चाय के पौधे उग गए। प्रश्न ड, इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी से चाय का संबंध किस प्रकार जुड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी इसका व्यापार करने लगी। वह चाय को चीन और जावा में इंग्लैंड से बेचने लगी। इस कंपनी ने चाय के व्यापार में बहुत सारा धन बिटोरा था, लेकिन 1834 ईस्वी में चाय की कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने चीन से खटपट हो गई और चीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में आयात करना चाय का बंद कर दिया। फलस्वरूप उन्होंने ऐसी भूमि की खोज की जहां पर चाय लगाई जा सके। उस जलवायु के लिए
जो चाय के लिए चाहिए होती है वह जलवायु और वातावरण भारत में मौजूद था, अतः भारत को चाय के लिए चुना गया था। चाय की उत्पत्ति किन क्रियाओं से होकर गुजरती है? सर्वप्रथम चाय के बागानों से पत्तियों को तोड़ा जाता है, उसके बाद में टोकरियों को भर जाने के पश्चात उन्हें कल कारखानों तक पहुंचाया जाता है। कारखानों में पहुंचने के बाद में सर्वप्रथम उन्हें सुखाया जाता है, उसके बाद में रोलरों के बीच से उन पत्तियों को गुजरना पड़ता है, उसके पश्चात वैज्ञानिकी मशीनरी में उन पत्तियों को डाला जाता है और वर्तमान में जो चाय है वह अपने रूप में आ जाती है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सर्वप्रथम क, आधी से अधिक रिक्त स्थान इसका सेवन करती है, आधी से अधिक दुनिया चाय का सेवन करती है। प्रश्न ख, रिक्त स्थान में पहुंचने पर पत्तियों को सुखाया जाता है, तो कारखानों में पहुंचने पर पत्तियों को सुखाया जाता है। ग, बौद्ध धर्म ने अपनी रिक्त स्थान नोचकर फेंक दी, अपनी आंखें नोचकर फेंक दी। प्रश्न ग, चाय का अधिकांश भाग भारत, श्रीलंका और जावा में उत्पन्न होता है। प्रश्न तीसरा है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। क, देश के अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत चाय से करते हैं। जी हाँ। ख, चाय भारत का राष्ट्रीय पेय है। जी हाँ। ग, चीन से चाय जापान पहुंची। जी हाँ। घ, चाय का जन्म स्थान भारत है। जी नहीं। ड, चाय की पत्तियों को चुनना एक सरल काम है। जी नहीं। क, इन पर अपने विचार लिखने हैं। वस्तुओं का उपयोग सब लोगों के विवेक पर निर्भर करता है। इस लाइन का तात्पर्य है, इस पंक्ति का तात्पर्य है, किसी भी चीज का उपयोग करना है या दुरुपयोग वह हमारे बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। यदि हम किसी चीज का एक सीमा में उपयोग करेंगे तो वह उपयोगी वस्तु है, यदि हम किसी चीज का अति उपयोग करेंगे तो वह हमारे लिए ही नुकसानदायक है। अतः तभी कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। ख है, जल जीवन है तो चाय स्फूर्तिदायिनी, अवसादहरिणी और साक्षात संजीवनी माना जाता है। इस पर अपने विचार लिखिए। जिस तरीके से हमारे लिए जल जरूरी है, उसी तरीके से लोगों के लिए हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें चाय अति आवश्यक है। चाय में वैसे निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, वह अपने चाय का सेवन का आदि व्यक्तियों मनुष्यों को बना लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सुबह उठने बैठते चलते फिरते उन लोगों को चाय चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बीमारी का इलाज भी चाय द्वारा हो जाता है। एक कप गर्म चाय मिल जाने से उनकी सारी बीमारी फुर्र हो जाती है। अब है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमें सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना है। देश के अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत रिक्त स्थान से करते हैं। कॉफी से, चाय से, दूध से या पानी से। ग, चाय से। प्रश्न दूसरा, तीसरे नंबर पर सर्वाधिक चाय पीने का स्थान किसको दिया गया है? ब्रिटेन, आसाम, कुवैत या नेपाल? कुवैत को। प्रश्न तीसरा, चाय के पौधों में लगे फूल किस रंग के होते हैं? काले, सफेद, हरे या पीले? वे सफेद रंग के फूल होते हैं। प्रश्न चौथा, विश्व की विभिन्न भाषाओं में चाय का नाम की भाषा किसकी देन है? अरबी, अंग्रेजी, चीनी या चाय? अंग्रेजी नहीं, चीनी भाषा की देन है चाय शब्द।
पांचवा, चाय का अधिक सेवन करने से क्या होता है? हानि, शक्ति, लाभ या इनमें से कुछ नहीं, हमें हानि होती है। चाय के पौधे कलकत्ता में लगाए गए कौन से सन में? सन 1880 में, 1980 में, 1830 में या इसमें से कुछ नहीं? तो सन 1880 में कोलकाता में चाय के पौधे लगाए गए। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ चाय की ललक समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।